हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जेईई एडवांस 2024 के पेपर वन के सॉल्यूशंस अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। और क्या क्या तरीके हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन है, क्या कंसेप्ट लग रहे हैं, उनकी अपन थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहले सिंगल करेक्ट के 4 क्वेश्चन थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे सिंपल है। अगर आप टी को एक्स रख दोगे तो 0/0 वाली फॉर्म यहाँ पे बन जाएगी। तो अपन ऊपर नीचे LH लगा देते हैं, टी में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे टी में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10 टी की पावर 9 एफ ऑफ एक्स, माइनस में एक्स की पावर 10 एज इट इज एफ डैश टी, और टी की पावर 9 का नीचे आ जाएगा 9 टी की पावर 8, और ये इक्वल टू 1 जब अपन टी को एक्स भेज दें तब। तो अब जब अपन यहाँ पे टी को एक्स भेजेंगे तो इसको भले उधर भेज दो। तो 10x की पावर 9, साथ में हमारे पास इसके केस के अंदर अगर यहाँ देखेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा, और x की पावर 10 के साथ f डैश x आ जाएगा, और इक्वल टू में 9x की पावर 8 आ जाएगा। तो अब ये ज़्यादा कुछ मेहनत करने का काम रहा नहीं है वैसे, है ना। तो अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। अगर आप माइनस एक्स की पावर 10 से पूरे को डिवाइड कर दें तो एफ डैश एक्स जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है वो आ जाएगा, है ना। माइनस में यहाँ पे 10/x एफ एक्स आ जाएगा जो कि आपका y रहता है, और इक्वल टू में यहाँ पर आपके पास 9 - 9/x² आ जाएगा। F12 है और ऑलवेज पॉजिटिव है, लॉग लेंगे तब मॉड एक्स की टेंशन नहीं रहेगी। तो इसका यूज करके अब आप आराम से इसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो ये फिर से प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो ट्रू फॉल्स टाइप के सवाल है, और एक जना सारे आंसर कर रहा है। तो whenever student knows the answer he gives the correct answer। अगर पता है तो सही पता है। और probability of student giving the correct answer for a question given that he has guessed it is half। अगर तुक्का मारेगा तो सही होने की probability half है। Also assume that probability of the answer for a question being guessed given that student's answer is correct is 1/6। तो दो चीजें दे रखी है। क्या चीजें दे रखी, पढ़ो। प्रोबेबिलिटी, और निकालना क्या ये भी पढ़ लो, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। तो मान लो स्टूडेंट है, उसको कोई आंसर मान लेते हैं यहाँ पर हमें कि उसको कोई आंसर पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी के है। पता है, नहीं पता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - के, है ना। तो अब अगर मान लो इसकी बात करें अपन, तो वो ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी फॉर अ क्वेश्चन बीइंग गेस गिवन दैट इट इज करेक्ट। तो ये करेक्ट है, ये ऑलरेडी गिवन है, और उसमें से गेस करके करेक्ट हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी करेक्ट होने की, कि ऑलरेडी पता था और करेक्ट हो गया, या फिर 1 - के से तुक्का मारा और तुक्के में हाफ प्रोबेबिलिटी से करेक्ट हो गया। तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट करेक्ट हुआ है, उसने गेस किया होगा, तो वो वाला हिस्सा फेवरेबल ऊपर आ जाएगा सैंपल स्पेस के, ये बराबर कर देंगे 1/6 के। तो अब ये सिंपल के में लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, और 5/7 इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल बेस थ्योरम का सवाल था। नेक्स्ट पे आते, ट्रिग्नो का सिंपल सवाल है, आइडेंटिटीज लगानी है बस। क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है। कॉटेक्स पता है, कॉटेक्स मतलब यहाँ पे ये 5 हो गया, है ना। ये आपके पास √11 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा। पर सेकंड क्वाड्रेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको अगर एक्सपेंड कर दे तो आपके पास आ जाएगा साइन 11x/2, साथ में साइन 6x, है ना। इसको एक्सपेंड कर दोगे तो कॉस 11x/2, साथ में कॉस 6x, और बाकी इसको एक्सपेंड कर दोगे तो साइन 6x कॉस 11x/2, ऐसा। और यहाँ पर माइनस के अंदर आ जाएगा साइन 11x/2 कॉस 6x। तो आइडेंटिटीज यहाँ अपन अच्छे से अप्लाई करेंगे थोड़ा। जैसे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है तो कॉस ऑफ ए माइनस बी ऐसा आ जाएगा, और दूसरा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है तो ये साइन ऑफ x/2 आ जाएगा, ऐसा। ये वाला आ गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो अगर आप यहाँ साइन एक्स निकालोगे तो रूट के अंदर 11/6 आ जाएगा। साइन एक्स अगर अपन यहाँ देख रहे हैं तो साइन एक्स क्यों निकाल रहे हैं अपन, क्योंकि अगर आप इसको टी मान लो और स्क्वायरिंग कर दो तो इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2, और ये टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ऐसा। तो 1 प्लस साइन एक्स जो है ये अपन यहाँ पर कर सकते हैं, तो 1 इसमें ऐड कर देंगे तो ये, और अब इसका रूट ले लेना है अपन को। तो रूट लेने के लिए पहले एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस √11, और पॉजिटिव रहेगा, x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस माइनस आएगा, पर पॉजिटिव वाला लेंगे। अब इसके अंदर ट्रिक ये रहेगी कि ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करना है, तो 12 प्लस 2 √11 ऊपर बनेगा, नीचे √12 बनेगा। वो आप यहाँ से हिंट भी ले सकते थे। और 12 प्लस 2 √11 कुछ नहीं है, ये √11 प्लस 1 का होल स्क्वायर है।
तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो बी ऑप्शन आ जाएगा। तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। फोर्थ वाला एक और सिंगल करेक्ट, काफी सारे सिंगल करेक्ट थे हमारे पास। तो एलिप्स दे रखी है यहाँ पे, और एलिप्स पे अगर अपन देखें तो यहाँ पर हमें पॉइंट दे रखा है इन्होंने, पी कोमा क्यू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हो गई एलिप्स, पी कोमा क्यू एक पॉइंट है और ग्रेटर देन वन मतलब बाहर है एलिप्स के, ऐसा कुछ। और टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एस टू द एलिप्स, यहाँ से दो टेंजेंट बनाए हैं। वन मीट्स एलिप्स एट वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस के एंड पर ही मिल रहा है एक, तो यहीं पे इधर कहीं ऐसे मान लो। और दूसरा वाला मिल रहा है मीट्स द एलिप्स एट पॉइंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं नीचे मिल रहा होगा ऐसा। और आर बी वर्टेक्स ऑफ एलिप्स विद पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, तो इधर आ रही है ऐसा, है ना। ये वाला एस हो गया, आर हो गया, टी हो गया, ओ सेंटर हो गया, ऐसा कुछ। एरिया ऑफ ओ आर टी भी दे रखा है। तो ज्यादा कुछ अब बचा नहीं यार सवाल के अंदर, बात समझ रहे हो अब मेरी। आपके पास मतलब टी बराबर जीरो करके निकाल सकते हो, क्योंकि बी ए थ्री है, बी टू है, तो ये लाइन तो सिंपल कद्दू लाइन है, वाई बराबर टू। तो क्यू तो आपको यही पता है, मतलब मैं आंख बंद करके तुक्का भी मारूंगा तो 50-50 प्रोबेबिलिटी, अगर मुझे कुछ भी नहीं आता इसके अंदर सॉल्व करना तो तब भी आ जाता मेरा आंसर। अब रही बात इसकी, तो दूसरा टेंजेंट जो है वो पॉइंट यहाँ आर इधर है, तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, हाफ बेस हाइट, हाइट मेरे को इसका वाई कोऑर्डिनेट दे देगी नेगेटिव में नीचे, तो ये 0 0 है, ये 3 0 है, और एरिया 3/2 है, तो हाफ इंटू हाइट इंटू 3, ये 3/2 है, तो हाइट अपने पास 1 आ जाएगी। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स, ये वाला वाई कोऑर्डिनेट, ये -1 हो जाएगा। तो अगर आप -1 यहाँ रखोगे तो x²/9 + 1/4, ये 1 आ जाएगा, तो x² आ जाएगा 27/4 ऐसा। तो ये वाला हो जाएगा 3√3/2 -1। अब एक तो y बराबर 2 टेंजेंट है, एक इस पे t बराबर 0 कर दो, x²/9 + y²/4 पे t 0 कर देंगे, तो t 0 करेंगे तो आई थिंक x/2√3 ऐसा कुछ, और -y/4, ये 1 ऐसा कुछ आएगा शायद। चेक आप कर लेना, y को आप 2 रख दो, वो तो पता ही है ना, y को यहाँ पे 2 रख देंगे, तो वहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास p की भी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो बेसिक आइडिया यही था कि जो हाइट थी वो आपके पास 1 आई गई थी, और फिर कुछ था नहीं, आपको यहाँ 2 रखना था, 3/2 उधर चला जाता तो 3√3 एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता। तो बहुत अल्टीमेट सिंपल लेवल के सवाल है, मुझे लगा था पेपर 2 सिंपल है, पर पेपर 1 में भी अभी तक कुछ खास दिखा नहीं है मेरे को। और फिफ्थ में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं बेटा, खुद से सोच के देखो कि √2 - 1 की पावर n का एक्सपेंशन लिख रहे हो, तो कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखोगे तो √2 के टर्म्स और कांस्टेंट यही आएंगे, √2 + 1 की पावर n में भी √2 वाले टर्म्स और इंटीजर्स यही होंगे। और इधर भी वही है, a + b √2, यहाँ b इंटीजर अलाउड है, तो यहाँ b 0 करूंगा तो सारे इंटीजर्स भी आ जाएंगे ऐसा। तो इसलिए अगर T1 T2 को मैं कंबाइन करूं तो T1 T2 कंबाइन करने पे a + b √2 सारे बनते हैं, और इंटीजर भी ले लूंगा तो b 0 होना भी अलाउ हो जाएगा, तो T1 T2 और z का यूनियन s है, लिखना भी नहीं पड़ रहा। बोल रहा है T1 का इंटरसेक्शन इसके साथ लूंगा तो कुछ नहीं आएगा, गलत बात है, √2 - 1 फ्रैक्शन है, अगर पावर बढ़ाऊंगा तो वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, 0.00 बहुत छोटी पावर्स भी आ सकती है, तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, ये बात गलत है, तो बी सीधा सीधा जो है आपका गलत हो जाएगा। सी में बोल रहा है 2024 को मैं इन्फिनिटी वाले से इंटरसेक्शन लेंगे इसका तो कुछ आएगा, 5 नहीं आएगा, सही बात है। अगर पावर बढ़ाओगे √2 + 1 2.4 है, जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ेगी, तो एक पॉइंट के बाद 2024 के आगे भी वैल्यूज मिलेंगी, तो सही हो गया। ये आपका कॉम्प्लेक्स है cos थीटा + आयोटा sin थीटा, तो e की पावर आयोटा पाई a + b √2। अब ये इंटीजर कब आएगा, ये इंटीजर तभी आ सकता है जब b 0 हो जाए, क्योंकि cos थीटा + आयोटा sin थीटा में sin थीटा 0 होगा, cos थीटा 1 या -1 होगा, वो तो पाई पे ही होगा, तो b 0 होना चाहिए तभी पॉसिबल है, ये इंटीजर है। तो ACD डायरेक्ट ट्रू है, मतलब कुछ ज्यादा आई थिंक सॉल्व भी नहीं करना पड़ रहा है ऐसे सवाल। सिक्स्थ सॉरी, सिक्स्थ पे आ जाते हैं। सिक्स्थ में सेट में एबीसी के ट्रिपलेट्स हैं सच दैट ये पॉजिटिव है, तो पूछ रहा है क्या ये इसमें लाई करेगा, तो लाई करेगा या नहीं। देखो एसी सबसे पहले पॉजिटिव होना चाहिए, एसी में से एक भी नेगेटिव हुआ, जैसे ए नेगेटिव, तो x² जब बहुत बड़ा होगा तो x² नेगेटिव कर देगा इसको। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखो कि एसी पॉजिटिव होगा, ये जरूरी है। उसके बाद एसी पॉजिटिव है मान लो, तो मैंने यहाँ पर मान लो x² कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा cy/x का होल स्क्वायर + 2by/x और प्लस में a, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई अपनी।
अब इसका d नेगेटिव हो जाए क्योंकि ये तो पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा, तो d क्या आ जाएगा 4b² माइनस 4ac, ये नेगेटिव हो गया तो मजा आ जाएगा, मतलब b² का ac से छोटा होते ही काम खत्म हो गया, ये सेट S बोल रहा है। तो ये होगा क्या इसमें, जी नहीं ये नहीं होगा, इसका b² 49/4 है, ये ac से बड़ा है 12 से, पॉसिबल नहीं। ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है b² की वैल्यू 1/4 से छोटी होगी तो मॉड b हाफ से छोटा, तो b इज परफेक्टली ट्रू। इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर b² ac के बराबर नहीं है तो b/c विल नॉट बी इक्वल टू a/b। इनका स्लोप बराबर नहीं है, ये पैरेलल लाइंस नहीं है, तो बेटा डेफिनेटली कट करेंगे, तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, दो पैरेलल लाइंस जो नहीं है वो आपस में इंटरसेक्ट जरूर करेंगी, अपन ऐसा बोल सकते हैं। फिर डी वाले में बोल रहा है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, सी की तरह ये बोल रहा है, तो इसमें भी चेक कर लो, देख लो ये बराबर हो सकता है क्या, चेक करो क्या a+1/b बराबर हो सकता है b/c+1 के, जी नहीं नहीं हो सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ac+a+c+1 माइनस b², ये जीरो हो ही नहीं पाएगा बेटा, क्योंकि b² माइनस ac नेगेटिव था तो ac माइनस b² पॉजिटिव है, a और c पहले से पॉजिटिव है और 1 भी पॉजिटिव है, तो बी सी डी तीनों से। तो बहुत सिंपल है बट थोड़ा लॉजिकल था, इसलिए इसको फिर भी एडवांस का सवाल कंसिडर कर सकते हैं। सेवेंथ, डिस्टेंस है किसी पॉइंट x का 3D में p से, तो बस 3D के नाम से डरा रहे हैं, सवाल में कुछ भी नहीं है बेटा, एक्स वाई जेड रखो और डिस्टेंस का भी स्क्वायर है, तो सिंपल क्या बनेगा, x-1 का स्क्वायर प्लस के अंदर y-2 का स्क्वायर, z-3 का स्क्वायर, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे q से डिस्टेंस, x-4 स्क्वायर y-2 स्क्वायर z-7 स्क्वायर, तो x² y² z² सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे जब आप इसे एक्सपेंड करने की कोशिश करोगे, तो एक्स वाई जेड के अंदर आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी प्लेन की, जो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 6x + 8z - 105 0। सिमिलरली टी में भी जब आप करोगे तो वहां भी आपको इस तरह से एक लीनियर इक्वेशन ही मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, दोनों प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3D में। तो बोल रहा है कोई ट्राइंगल होगा जिसके सारे वर्टेक्स एस में होंगे और एरिया 1 होगा, सही बात है, क्यों नहीं होगा यार, प्लेन के अंदर ट्राइंगल नहीं मिल सकता क्या 1 एरिया का, सही है। फिर बोल रहा है इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स होंगे पेरीमीटर 48 के, बिल्कुल होंगे, दोनों प्लेन पैरेलल हैं, अगर आप इसको देखो तो अगर यहाँ पर इसके बीच में आप डिस्टेंस निकाल सकते हो ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो ये 100/10, तो 10 आ रहा है इसके बीच का डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 और 10 20 है, तो बाकी 28 बनाने के लिए 14 यूनिट्स अपार्ट आप कितने सारे दो दो के पेयर ले सकते हो, तो सी भी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, सही। बी में बोल रहा है दो पॉइंट होंगे एल एंड एम में इन टी सच दैट ईच पॉइंट ऑन एल एम इज ऑल्सो इन टी, बोल रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे एल एम पे, सही बात है यार, एल एम पे प्लेन पे दो पॉइंट लोगे तो इसके बीच में हर पॉइंट पे कोई भी पॉइंट उठाओगे वो भी प्लेन टी में होगा। फिर बोल रहा है एक स्क्वायर होगा पेरीमीटर 48 का, ये गड़बड़ कर दी ना बेटा, स्क्वायर कैसे बनाओगे 48 का, क्योंकि अगर यहाँ स्क्वायर बना रहे हो दो दो वर्टेक्स ऐसे लेके तो ये तो 10 10 है, पैरेलल प्लेन्स की डिस्टेंस पता है, फिर ये 14 14 है तो स्क्वायर कैसे बनाओगे, तो डी में गड़बड़ कर दी इन्होंने, बाकी तो सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड है एबीसी, तो बहुत बहुत सिंपल था। फिर इंटीजर पर आते हैं, तो मतलब इतने तंग आ गए ये पेपर बना के कि लॉग के सवाल दे रहे हैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट, है ना, तो इसको सॉल्व कर लो, एक बार इन दोनों की वैल्यू आ गई फिर तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल रहेगा। अब ये कैसे निकाले, मतलब प्रॉपर्टी भी नहीं लगानी पड़ रही, समझ रहे हो आप, ये 3√2 है, बस ये पावर नीचे ले आओ 5/4, 3√2 का स्क्वायर होता है बेटा 80, तो ये 5/4 का डबल हो गया, तो 3x + 2y की वैल्यू 5/2 के बराबर आ जाएगी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर रही बात √180 की, तो √1080 की, तो इसमें भी मुझे ज्यादा दम नहीं लग रहा है, 216 × 5 होता ही ऐसा, है ना, तो अगर अपन यहाँ पर इसको देखें और रूट और ले लिया इन्होंने, तो 5 की पावर हाफ 6 की पावर 3/2 है यहाँ से, और b जो है यहाँ पे वो 5 की पावर -1/6 6 की पावर -हाफ, तो अगर इस पे पावर -3 लगा दूं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2x - y जो है वो सिंपल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड किसके बराबर आ रहा है, -3। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लो, x आएगा -हाफ, y आएगा 2, और इसमें पुट कर लेंगे तो फाइनल वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। तो बहुत आसान सवाल है ना, पेपर 2 मुझे लग रहा था यार क्या इजी है, पेपर 1 भी लग रहा है, अब तो मुझे लग रहा है कहीं ऐसा नहीं हो 240 मार्क्स ले आए, मतलब 120, सॉरी उस 460 60 120 मार्क्स ले आए। तो ये पॉलिनोमियल है और आयोटा √3 इसका रूट है,
है ना। अब आयोटा रूट 3 इसका रूट है, एक्स कॉमन ले लो तो 4x² 3ax प्लस 2b ये बन जाएगा। रियल कोफिशिएंट बोल ही दिया है तो बात ही खत्म कर दी, एक रूट 0 हो गया और इनका एक रूट आयोटा रूट 3 है तो एक माइनस आयोटा रूट 3 हो जाएगा। सम ऑफ रूट लगाओगे बेटा तो a 0 आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाओगे तो 2b/4 बराबर इनका प्रोडक्ट, तो b6 आ जाएगा, b6 और a0। तो x की पावर 4 प्लस 6x² प्लस c हो गया और f ऑफ 1 की वैल्यू -9 है तो c प्लस 7 -9 करेंगे तो c -16 आ जाएगा। तो x की पावर 4 प्लस 6x² -16 0 हो गया। अब सिंपल क्वाड्रेटिक है बेटा, एक्स स्क्वायर को t लेकर आपको सॉल्व करना है तो t की दो वैल्यू आएगी मेरे हिसाब से, एक 2 आएगी एक -8 आएगी, तो प्लस माइनस रूट 2 और प्लस माइनस रूट 8 आयोटा यानी 2√2 आयोटा, ये चार रूट आएंगे, सबका मॉड यहाँ रख के स्क्वायर करके आप आराम से ऐड करके फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इंटीजर भी सिंपल था। इस पे पहले भी बात करी थी जब अपन ने 100 डेज ऑफ जे एडवांस की सीरीज करी थी कि मैट्रिक्स काउंट करने और फंक्शन काउंट करने के सवाल हमेशा आते हैं। पहले दूसरे पेपर 2 में फंक्शन काउंट करने का सवाल है रिलेशन से और इसमें मैट्रिक्स का है। तो डिटर्मिनेंट ए -1 या 1 ही हो सकता है और एंट्रीज ये होंगी। तो कितने होंगे ऐसे एलिमेंट एस में, ऐसी कितनी मैट्रिक्स है पूछ रहा है। तो डिटर्मिनेंट अगर आप एक्सपैंड करोगे तो आपके पास आएगा ई माइनस डी माइनस का और सी के साथ आ जाएगा बी माइनस ए। तो यहाँ बेटा आपको थोड़े से केसेस लेने पड़ेंगे क्योंकि एंट्री 0 1 ही और डिटर्मिनेंट 1 बनाना है। तो केस 1 के अंदर सी को 0 भेज दो, तो सी 0 भेजोगे तो ए बी पे फर्क नहीं पड़ेगा, 2 इंटू 2 ऑप्शन। और रही बात ई और डी की तो उनका डिफरेंस जो आएगा वो आपके पास ये 1 आना चाहिए। तो उसके केस में ई को 0 और डी को 1 होना पड़ेगा। तो चार मैट्रिसेस तो आपके पास यहीं आ गई है ना। तो इसके केस के अंदर आपके पास कुछ खास ज्यादा यहाँ पर बचेगा नहीं, ई और डी एक 1 एक 0 ले लेंगे, है ना। अच्छा डिटर्मिनेंट -1 होना भी अलाउड है, फिर तो 0 1 के साथ 1 0 भी ले सकते हो, तो यहाँ भी 2 ऑप्शन है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 तो यही होगा। सेकंड केस के अंदर अब सी को आप 1 ले लो, सी 1 लोगे बेटा तो माइनस का ई माइनस डी प्लस बी माइनस ए आ जाए। अब ये या तो 1 होना चाहिए या फिर ये -1 होना चाहिए, तो बेसिकली बी प्लस डी और माइनस ई प्लस ए, इसकी वैल्यू 1 या -1 होनी चाहिए। तो इसके आपको यहाँ थोड़े से केसेस बनाने पड़ सकते हैं, जैसे बी डी ई तीनों को 1 ले लिया, ए को 0 ले लिया, है ना। तो ऐसे कुछ केसेस बनेंगे 1 1 1 0, फिर 1 1 0 1, -1 भी हो सकता है 0 0 1 0 और 0 0 0 1 और इनका उल्टा जस्ट रिवर्स। तो ये आपको मैनुअली बनाने पड़ेंगे, इसको मिस नहीं करना वरना एग्जाम में गलती हो सकती है। तो 8 और 8 टोटल 16 आएंगे आपके पास, तो बना सकते हैं। नेक्स्ट वाला सिंपल डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। इसमें बोल रहा है कि 9 स्टूडेंट, बस हाँ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाना पड़ेगा, तो पी एंड सी प्रोबेबिलिटी का अच्छा वेटेज रहा है। तो इसमें बोल रहा है 9 स्टूडेंट्स हैं, तीन ग्रुप एक्स वाई जेड में इनको डिवाइड करना है और ये तीन अलग अलग टीम है, पहले ही नाम इनका दे रखा है ना। तो इधर 2 जने जाएंगे, इधर 3 जाएंगे और इधर कितने जने जाएंगे, 4 जने जाएंगे। तो टोटल टीम अगर पहले बनानी होती, जैसे एक्स में कितनी जाएगी, 9 में से कोई भी 2, फिर वाई में बचे हुए 7 में से 3, फिर जेड में बचे हुए चारों जेड में चले जाएंगे। इसमें से बोल रहा है कि S1 कैन नॉट बी इन एक्स, तो S1 एक्स में वो वाले हटा देते हैं, S1 एक्स में है तो अब 8 ही बचे, 8 में से एक एक्स में चले जाएंगे, पीछे 7 बचेंगे उसमें से 3 वाई में और पीछे 4 बचेंगे उसमें से 4 जेड में। फिर वो भी हटा दो जब S2 वाई में चला जाए, अगर S2 वाई में चला गया तो अब क्या होगा, एक्स में पहले 2 चले जाएंगे पीछे 8 में से, फिर जो 6 बचेंगे उनमें से 2 चले जाएंगे वाई में और पीछे चारों जेड में। अब 2 बार अपन एक्स्ट्रा वो चीज सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब S1 एक्स में और S2 वाई में, तो ये वापस लास्ट में ऐड करेंगे, तो पीछे जो 7 बचे हैं S1 इधर और S2 इधर रख के, तो 7 में से एक एक्स के अंदर, फिर पीछे वाले 2 हम डाल सकते हैं वाई के अंदर और बचे हुए चारों जेड। तो ये सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर एक बार आप टैली करके देखना क्या आता है। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन पी एंड सी का सवाल है। नेक्स्ट फिर से वेक्टर का एक आसान सवाल है, बट हाँ थोड़ा लेंदी है। ये बॉक्स ऑफ ओपी ओ क्यू ओ आर होता है, तो बेसिकली आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अल्फा -1 बाय अल्फा 1 1, फिर नीचे 1, बीटा -1 बाय बीटा 1 और लास्ट में 1 1 हाफ, और ये डिटर्मिनेंट आएगा 0 के बराबर। तो इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करनी, तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंड करके लिख देता हूँ क्या आएगा, तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो अल्फा -1 बाय अल्फा और माइनस बीटा -1 बाय 2 बीटा प्लस हाफ प्लस बीटा 1 बाय बीटा, ये 0 आ जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये तीन वेक्टर हो गए।
फिर बोल रहा है अल्फा बीटा 2 जो है वो इस पे लाई कर रहा है ना। तो अल्फा बीटा 2 इस पे लाई कर रहा है, तो आप ऑफ कोर्स अल्फा बीटा 2 पुट कर सकते हैं। इसका एक्चुअली आप एलसीएम वगैरह लेंगे ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ये 0 आ जाएगा, अल्फा बीटा तो नहीं आएगा, ये रिलेशन आ जाएगा, तो ये थोड़ा अच्छा मान सकते हैं। अब नीचे वाले में अल्फा बीटा रख देंगे तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा और z की जगह 2 प्लस एल, ये 0 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो -1 पहली रिलेशन से आएगा उसको यहाँ रखेंगे तो एल 5 आ जाएगा। तो ये करा जा सकता था बेटा, है ना। आसान आसान वेक्टर्स के 3D के सवाल आए हैं पूरे पेपर में। ये अच्छा सवाल है। मैंने बोला भी था आपको जो लास्ट में शॉर्ट बनाया था कि स्टैटिस्टिक्स का सवाल आएगा प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के साथ। तो बोल रहा है कि 0 1 2 3 4 जब रैंडम वेरिएबल होगा उस वक्त इसकी कोई प्रोबेबिलिटी आएगी, बाकी सारे केसेस के अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। प्रोबेबिलिटी होगी क्या ये दे नहीं रखी है। तो अब इसके केस के अंदर इन्होंने बोला स्ट्रेट लाइन पर है, तो एक स्ट्रेट लाइन मान लो बेटा y बराबर mx प्लस सी। तो अगर 0 रखोगे इसमें तो c आएगा यहाँ पे, फिर 1 रखोगे तो m प्लस सी, 2 रखोगे तो आपके पास आ जाएगा 2m प्लस सी, फिर 3m प्लस सी और 4m प्लस सी। अब m और c निकाले कैसे, तो एक तो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है तो सबको ऐड कर दो, तो 5c प्लस 10m ये 1 आ जाएगा, और मीन होता है समेशन पी आई एक्स आई। तो 0 इंटू सी प्लस 1 इंटू एम प्लस सी, फिर 2 इंटू टू एम प्लस सी, फिर 3 इंटू थ्री एम प्लस सी, और लास्ट में 4 इंटू फोर एम प्लस सी। ऐसा इसकी वैल्यू 5/2 आएगी। तो अब आप यहाँ से आराम से इनको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करके m और c की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो c मेरे ख्याल से 1/10 आ जाएगा और m की वैल्यू 1/20 आ जाएगी। फिर वेरिएंस के लिए आपको पता है क्या करना है, प्रोबेबिलिटी जो भी यहाँ आएगी हर एक की इंटू एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और माइनस में जो मीन पड़ा है उसका स्क्वायर, ये वेरिएंस दे देगा। तो वहां से आप फाइनल आंसर निकालेंगे, अल्फा आएगा फिर 24 अल्फा कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जरूर थोड़ा सा अपने पास इसके अंदर इस तरह से रहेगा, है ना। तो ये अपन देख सकते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा था ये सवाल। नेक्स्ट अपन आते हैं यहाँ पे। तो अब 3 मैट्रिक्स मैच थे, तो पूरा मैट्रिक्स मैच नहीं भी देखते पर ऑप्शन से आप ये देख लेते कि कौन कौन से निकाल सकते हो, तो थोड़ा सा जल्दी आपके पास इसके केस के अंदर आंसर आ जाता है। तो 14th वाला आप यहाँ देख सकते हैं, फिर से देखो मैट्रिक्स काउंटिंग है, अल्फा बीटा इसके रूट्स होंगे कॉन्जुगेट -1 प्लस माइनस √5/2। तो टी ये सेट है 1 अल्फा बीटा, और मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे ए आई जे, आर आई मतलब रो के एलिमेंट का सम ith रो, और सी जे मतलब कॉलम के एलिमेंट का सम। तो बोल रहा है ऐसी कितनी मैट्रिसेस होगी कि हर रो हर कॉलम के एलिमेंट्स का सम 0 के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा -1 आ रहा है ऐसा, और 1 अगर साथ आ जाए तो सम 0 आ सकता है। तो इसका यूज करके अपन को ऐसा सेट करना है इसे कि जो हमारा सम आए वो कैंसिल हो जाएगी। जैसे यहाँ है तो पहले 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो फर्स्ट कॉलम में, तो 1 अल्फा फर्स्ट रो में 1 अल्फा बीटा ये 0 चला जाएगा। अब सेकंड थर्ड रो कॉलम में भी 1 अल्फा बीटा होंगे, बट हर एक में एक 1 एक अल्फा एक बीटा चाहिए। तो अब यहाँ सेकंड में अल्फा रखने की 2 ही जगह, एक इधर एक इधर, तो इंटू 2 कर दो। तो आपने जैसे यहाँ अल्फा रख दिया ऐसा, है ना। अब आपको फिर अब यहाँ पर इसके केस के अंदर क्या करना पड़ेगा, बाकी चीजें अब धीरे धीरे यहाँ फिक्स हो जाएगी, क्योंकि बीटा यहाँ नहीं रख सकते तो बीटा ऑटोमेटिकली यहाँ 1 यहाँ, बीटा 1 के नीचे अपने आप अल्फा, अल्फा बीटा के नीचे अपने आप 1, और 1 अल्फा के नीचे अपने आप बीटा। तो पहली रो और अगला एलिमेंट फिक्स करने की देर थी, वहां से आपके पास 3 फैक्टोरियल इंटू 2 किसके बराबर आ जाता, 12 के बराबर आ जाता, यानी सेकंड ऑप्शन। तो अब आपको इतना पता चल जाता कि इनमें से ही कोई करना है। अब इसमें से भी आपको दिख रहा है यार कि इनका तो सेम है, तो चुपचाप आर निकाल के टिक करो और आगे बढ़ जाओ। आर में क्या पूछ रहा था, आर में पूछ रहा था कि कितनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, है ना, सच दैट आई ग्रेटर देन जे के लिए जो एलिमेंट होंगे वो टी से ही आएंगे। आई ग्रेटर देन जे मतलब रो बड़ा कॉलम छोटा। तो स्क्यू में आपको पता बेटा यहाँ तो 0 ही होगा, और बाकी के जो आपके पास यहाँ पर एलिमेंट निकल कर आएंगे इसके केस के अंदर ये उसी से आएंगे, है ना। इसके केस के अंदर तो कॉलम बड़ा है, यहाँ रो बड़ी होती, तो ये उसी से आने चाहिए 1 अल्फा बीटा इस तरह से। और इसके केस के अंदर ये मैट्रिसेस है, और बोल रहा है देन नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में एक्स वाई जेड में ऐसे कितने एलिमेंट होंगे कि मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए A12 मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम ये वाला एलिमेंट। तो अब अगर अपन एक्स वाई जेड से इसको मल्टीप्लाई करते तो वापस आपके पास यहाँ पर मान लो ये कोई था P एलिमेंट, है ना, और -2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये तो आई थिंक 0 ही हो गया ऐसा। तो आपके पास ऐसा ही कुछ बनना चाहिए था। तो बोल रहे हैं कि
इसके केस के अंदर ये तो इनफाइनाइट नहीं आ जाएंगे, क्योंकि A12 है यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सॉरी ये तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये तो जीरो ही है, ये भी जीरो ही है, तो जीरो जीरो जीरो, तो होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया बेटा। और 3x3 में तो हमेशा ही डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो के बराबर। तो ये तो अपने आप ही हमेशा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो मैट्रिक्स गिनने के लिए तो बोल नहीं रहा, अदरवाइज 3 × 3 × 3 लेता। एक्स वाई जेड कितने होंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ये सीधा सीधा थर्ड ऑप्शन हो गया। तो आपको पी और आर के अलावा क्यू एस सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप नो डाउट क्यू एस सॉल्व कर सकते हो, Q3 फैक्टोरियल इंटू 6 आएगा सिमेट्रिक। अगर आप देखोगे इसके केस के अंदर बनाकर, तो आपको वहां पर रियलाइज होगा कि कैसे ये आ सकता है 3 फैक्टोरियल इंटू 1 6 के बराबर। बट मेरा पॉइंट ये कि पी आर के अलावा कुछ और आपको यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं। एस में भी डिटर्मिनेंट की बात होगी तो वो भी आप आराम से निकाल सकते हो, अगर अपन ये वाली मैट्रिक्स लेकर चलें, क्योंकि मैट्रिक्स तो सारी इसी से लेनी है। तो आप अगर C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड कर दोगे तो ये अपने आप इसके केस में 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 0 आ जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 बन जाएगा, तो ये भी आ जाता। बट अगेन सिंपल सवाल था, करा जा सकता था। 15 तो आई फील आप लोगों ने कर लिया होगा, तो मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको इसको सॉल्व करने में। स्ट्रेट लाइन है, सर्कल को टच कर रही है ना। सर्कल कहाँ है, इधर है सेंटर पे ऐसा। तो y बराबर 2x उसको टच कर रही है, तो 0 कॉमा अल्फा से जो इसका डिस्टेंस होगा 2 अल्फा बाय सॉरी अल्फा बाय √5, ये बराबर होगा रेडियस के। बी आई पॉइंट है सर्कल पे, सच दैट ये टच कर रही है ए आई पे, तो ये पॉइंट है ए आई। और ए आई बी आई डायामीटर है, तो बी आई इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। और अल्फा प्लस आर दे रखा है 5 प्लस √5, तो ये भी खत्म हो गया। यहाँ से सॉल्व करोगे तो अल्फा 5 आ जाएगा, और रेडियस नहीं, अल्फा 5 नहीं, अल्फा शायद यहाँ से अल्फा को √5 आर रख देंगे, तो वहां से अपन रैशनलाइज वगैरह कर सकते हैं। तो अल्फा की आर की वैल्यू √5 आ जाएगी और अल्फा 5 आ जाएगा, √5 और 5 ऐसा। अब आपको इसके केस में ये लेंथ भी पता चल गई है, अल्फा भी पता चल गया, सेंटर पता चल गया, तो y बराबर 2x आप सर्कल के साथ सॉल्व करके ए आई निकाल सकते हो। तो ए आई आ गया, तो ए आई और बी आई का मिड पॉइंट सेंटर हो जाएगा। तो ये तो आई थिंक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सी ऑप्शन सिंपल आंसर है, जिन्होंने किया एक बार टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट मैचिंग पर आते हैं। तो इसमें फिर से 3D का सवाल है, 3D वेक्टर का देख सकते हो वेटेज अच्छा रहा है। तो L1 ये लाइन है और L2 ये वाली लाइन है, तो L1 L2 ऐसा आ गया। अब R1 भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, तो ये आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, इसको इक्वल टू लैम्डा, इसको इक्वल टू म्यू करके बराबर कर देंगे, है ना। तो लैम्डा माइनस 11, 2 लैम्डा माइनस 21 और 3 लैम्डा माइनस 29, ये बराबर कर देंगे 3 म्यू माइनस 16, 2 म्यू माइनस 11 और गामा म्यू माइनस 4 के। तो पहले यहाँ से लैम्डा म्यू निकाल लेंगे बराबर करके, फिर इधर रख के गामा भी निकाल लेंगे। तो इनको आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर इनको बराबर करना है। तो वहां से आपके पास लैम्डा म्यू गामा तीनों आ जाएंगे, गामा सीधा सीधा 1 आएगा, और लैम्डा और म्यू जो होंगे उनकी वैल्यू भी आप यहाँ पर बड़े ही आराम से इसको जब इक्वल करेंगे, इक्वल करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो पॉइंट भी आ जाएगा। फिर एन कैप क्या है, नॉर्मल वेक्टर वो प्लेन का जो L1 L2 दोनों को कंटेन करता है, तो गामा आ गया। 1 2 3 और 3 2 1 का क्रॉस कर दोगे तो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा, है ना। वो फोर्थ ऑप्शन जो है वो वाला चला जाएगा। ओ आर वन तो ये पॉइंट है लैम्डा और म्यू से जो निकलेगा, तो वो भी बन जाएगा। और ओ आर वन डॉट एन कैप करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। स्मॉलेस्ट इसलिए बोला है क्योंकि एक प्लस आएगा एक माइनस, नॉर्मल वेक्टर दो आ सकते हैं ना, प्लस माइनस। तो बहुत ही सिंपल था, और ये भी होना चाहिए था। इसका भी आई थिंक सी ऑप्शन आंसर आएगा। सी में 3 4 1 तो सेम है, 2 और 5 में कंफ्यूज जरूर इन्होंने किया है बच्चों को, क्योंकि एक बार नॉर्मल इन्होंने ये वाला लिया है और एक बार इन्होंने नॉर्मल ये वाला लिया है, दोनों के साथ अलग अलग डॉट किया है। तो जिन्होंने दोनों नॉर्मल वेक्टर नहीं सोचे और इन्होंने एक ही पकड़ के डॉट ले लिया, और इससे मान लो आंसर ज्यादा आ गया स्मॉलेस्ट की जगह, या नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो दोनों ही नॉर्मल है। तो बहुत ही आसान सवाल था। और लास्ट वाला जो सवाल है इस पेपर 1 का, ये आई थिंक आप सभी बच्चे क्लास में करते हैं, तो इसमें कोई ये पता है आपको एक्स स्क्वायर साइन 1/x कैसा होता है। तो अगर एक्स पॉजिटिव है तब तो एफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x। एक्स अगर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x। जीरो पे आ जाएगा ये जीरो के बराबर, ऐसा। तो अगर मैं यहाँ पर B C D तीनों को जीरो कर दूं, इसके केस में अगर BCD
तीनों को अगर यहाँ पर मान लो अपन 0 कर दें तब तो ए एफ एक्स ही रहेगा। इनको देख के ही सॉल्व करो, तो ए एफ एक्स मतलब ऐसा ही आ जाएगा। और इसके केस के अंदर अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा फंक्शन, है ना, क्योंकि एक्स साइन 1/x एक्स स्क्वायर हर जगह डिफरेंशिएबल है, जीरो पे ही दिक्कत है। पर अगर आप एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच करते हो, एच पॉजिटिव के लिए या एच नेगेटिव के लिए, दोनों में एच स्क्वायर एच से कट होने के बाद एक एच बचेगा, एच इंटू फाइनाइट वैल्यू जीरो चली जाएगी। तो ये वाले का तो सिंपल सीधा 3 ऑप्शन होगा, डिफरेंशिएबल है। बाकी आप एसीडी को जीरो कर दोगे अगर और बी चेक करोगे, जी एक्स प्लस जी हाफ माइनस एक्स, तो जी एक्स आपको पता है जी एक्स बराबर है 1 - 2x के, और अगर x जीरो से हाफ है तो हाफ माइनस एक्स भी जीरो से हाफ के बीच में ही होगा। तो अगर आप उसको यहाँ पे रख दोगे तो सॉल्व करने पर ये कुछ ऐसा बन जाएगा -1 + 2x टाइप का ऐसा। तो जी एक्स आप यहाँ पर निकाल सकते हो, हाफ माइनस एक्स में अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये 2x आ जाएगा। तो जीरो से हाफ में ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और अदरवाइज ये आपके पास जीरो आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1 होगी जीरो से हाफ में, अदरवाइज जीरो होगी। तो ए और पी ऑप्शन की रेंज आ जाएगी ओपन जीरो से ओपन में, तो ये वाला 5 हो जाएगा। तो 5 और 3 तो मुझे सिर्फ सी में ही दिख रहा है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट आप आगे कर भी सकते हैं, जैसे C1 रख के कि x माइनस जी एक्स कैसा है 1 1 on 2, जी एक्स का ग्राफ पता है तो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। तो अब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो 3 4 सवाल इस पेपर के और 1 2 सवाल पहले पेपर के अलावा सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, और जो 3 4 बोल रहा हूँ वो भी आप कर सकते थे। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, इस पेपर से कुछ चीज़ें सीखने को मिली हो। अगर आप 11th या 12th में भी आए हैं तो, नए हैं चैनल पे और पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं अगर उन्होंने एडवांस दिया है तो। और जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, एक नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।